चैप्टर 3। मैं यहाँ से उसे छू सकती थी। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की, उसके बाल गहरे भूरे, उसकी शर्ट हर सही जगह पर कुछ ज्यादा ही टाइट, और उसके होंठ एक हल्की सी मुस्कान के साथ मेरे दिल में आग लगाने वाले स्विच को चालू कर देते हैं। और मेरे पास पल के झपकाने या सांस छोड़ने का भी समय नहीं है कि मैं उसके बाहों में कैद हो जाती हूँ। एडम, हे यू। वो मेरे गले के पास आकर फुसफुसाता है। मैं एक कंपकंपी को दबा देती हूँ, जैसे ही खून मेरे गालों तक दौड़कर उन्हें गुलाबी कर देता है। और एक पल के लिए, बस इस एक पल के लिए, मैं अपनी हड्डियों को ढीला छोड़ देती हूँ और उसे खुद को समेट लेने देती हूँ। हे, मैं मुस्कुराती हूँ, उसकी खुशबू को गहरी सांस के साथ भीतर खींचते हुए। लग्जूरियस, यही है ये सब कुछ। हम दोनों को अकेले में मिलना बहुत कम ही नसीब होता है। एडम अभी केंजी के कमरे में अपने छोटे भाई जेम्स के साथ रह रहा है और मैं हीलर ट्विंस के साथ रुकती हूँ। शायद हमारे पास मुश्किल से 20 मिनट होंगे इस कमरे में लड़कियों के वापस आने से पहले, और मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती हूँ। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। एडम के हाथ मेरी कमर के चारों ओर लिपट जाते हैं, मुझे और करीब खींचते हुए, और ये एहसास इतना जबरदस्त है कि खुद को कांपने से रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी त्वचा और हड्डियां सालों से इस तरह के स्पर्श, गर्म अफेक्शन, मानवीय इंटरेक्शन के लिए तरस रही थी, और अब मैं खुद को संभालना भूल गई हूँ। मैं एक भूखी बच्ची की तरह हूँ जो अपने पेट को भरने के लिए बेकाबू होकर सब कुछ खा लेना चाहती है। इन पलों की रस भरी मिठास को ऐसे खटक रही हूँ जैसे सुबह उठकर मुझे फिर से अपनी सौतेली माँ के लिए राख बुहारनी पड़ेगी। लेकिन फिर एडम के होंठ मेरे सिर पर टिकते हैं और मेरी सारी चिंताएं एक शानदार ड्रेस पहन लेती हैं और कुछ और होने का नाटक करने लगती हैं, कम से कम कुछ समय के लिए। हाउ आर यू? मैं पूछती हूँ, और ये इतना शर्मनाक है क्योंकि मेरे शब्द पहले ही लड़खड़ा रहे हैं, जबकि उसने मुश्किल से मुझे थामा भी है, लेकिन फिर भी मैं खुद को उससे अलग नहीं कर पा रही हूँ। हंसी उसके शरीर को हल्के हल्के हिला देती है, नरम, गहरी और इंटेलिजेंट सी, लेकिन वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देता, और मैं जानती हूँ कि वो देगा भी नहीं। हमने कई बार कोशिश की है चुपके से साथ में वक्त बिताने की, लेकिन हर बार पकड़ लिए गए, डांट खाई अपनी लापरवाही के लिए। हमें लाइट्स आउट, रात में लाइट बंद होने के बाद कमरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जब हमारी ग्रेस पीरियड, जो हमें हमारे अचानक आने की वजह से मिला था, खत्म हो गया, तो एडम और मुझे भी बाकी सबकी तरह नियमों का पालन करना पड़ा। और यहाँ बहुत सारे नियम हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। ये सारी सिक्योरिटी मेजर्स, हर जगह कैमरे, हर मोड़ पर, हर हॉलवे में इसलिए लगाए गए हैं ताकि किसी भी हमले की स्थिति में तैयार रहा जा सके। रात में गार्ड्स पेट्रोल करते हैं, किसी भी सस्पिशियस नॉइज, एक्टिविटी या ब्रीच के साइन को खोजते हुए। कासल और उसकी टीम ओमेगा पॉइंट की रक्षा करने में बहुत सतर्क है, और वे कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अगर कोई इंट्रूडर्स इस हाइड आउट के पास भी आ जाएं, तो यहाँ के लोग कुछ भी और सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं उन्हें दूर रखने के लिए। कासल का मानना है कि यही सतर्कता उन्हें इतने सालों तक डिस्कवरी से बचाए रखी है। और अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो मैं उसकी रीजनिंग समझ सकती हूं कि वो इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है। लेकिन यही कठोर नियम मुझे और एडम को एक दूसरे से दूर रखते हैं। हम सिर्फ खाना खाने के वक्त मिलते हैं, जहां हमेशा बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, और मेरा बाकी का फ्री टाइम ट्रेनिंग रूम में बंद रहकर गुजरता है, जहां मुझे अपनी एनर्जी हार्नेस करनी होती है। एडम भी इस बात से उतना ही दुखी है जितना मैं उसके गाल को छूती हूँ। वो एक गहरी दबाई हुई सांस लेता है, मेरी तरफ मुड़ता है, अपनी आंखों से इतना कुछ कह देता है कि मुझे नजरें झुकानी पड़ती हैं, क्योंकि मैं हर एहसास को बहुत तीव्रता से महसूस कर रही हूँ। मेरी त्वचा इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है, फाइनली जाग चुकी है, जीवन से भरपूर, इमोशंस से गूंजती हुई, इतनी इंटेंस फीलिंग से भरी हुई
कि ये ऑलमोस्ट अश्लील सा महसूस होता है। मैं चाहकर भी इसे छुपा नहीं सकती। वो देखता है कि उसका मुझ पर क्या असर होता है जब उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छूती हैं, जब उसके होंठ मेरे चेहरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जब उसके शरीर की गर्मी मेरी देह से टकराती है और मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं, मेरे घुटने उस दबाव में जवाब दे जाते हैं। मैं भी देखती हूँ कि ये सब जानकर उस पर क्या असर होता है। ये जानना कि उसका मुझ पर ये असर है। वो कभी कभी मुझे तड़पाता है, धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी को तय करता है। मेरे दिल की तेज धड़कनों की आवाज में खो जाता है, मेरी हड़बड़ी से भरी सांसों में। उस पल में जब मैं बार बार निकलने लगती हूँ, ठीक उस वक्त जब वो मुझे चूमने के लिए आगे बढ़ता है, मैं उसे देख भी नहीं सकती, बिना हर उस लम्हे को फिर से जिए हुए जो हमने साथ बिताया है। उसके होंठों की याद, उसके स्पर्श की, उसकी खुशबू की, उसकी त्वचा की, ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत नया। इतनी सारी अद्भुत संवेदनाएं जो मैंने कभी महसूस नहीं की थी, जिनका मैंने कभी अनुभव तक नहीं किया था। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि ये सब मुझे मार ही डालेगा। मैं उसके बाहों से खुद को छुड़ा लेती हूँ। मैं गर्म भी हूँ, ठंडी भी हूँ, अस्थिर सी महसूस कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि मैं खुद को काबू में ला सकूं। उम्मीद कर रही हूँ कि वो भूल जाएगा कि वो मुझ पर कितना असर डालता है। मुझे कुछ पल चाहिए खुद को समेटने के लिए। मैं लड़खड़ाते हुए पीछे हटती हूँ। मैं अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती हूँ और कुछ कहने के लिए सोचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सब कुछ कांप रहा है। और तभी मैं उसे देखती हूँ जैसे वो मुझे एक ही सांस में पूरा निगल लेना चाहता हो। नो, शायद ये वही शब्द है जो मैं सुनती हूँ उसके होठों से फिसलते हुए। इसके बाद जो मैं जानती हूँ वो है उसकी बाहें, उसके गले की बेसब्र सी पुकार जब वो मेरा नाम लेता है और मैं उसकी बाहों में बिखर रही हूँ, टूट रही हूँ, और मैं अब अपने कांपते शरीर को रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही। वो इतना गर्म है, उसकी त्वचा जल रही है और मुझे अब पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ। उसका दायां हाथ मेरी रीढ़ पर फिसलता है और मेरे सूट की जिप को धीरे धीरे खोलता है, यहाँ तक कि वो मेरी पीठ के आधे रास्ते तक आ जाती है और मुझे परवाह नहीं है। मेरे पास 17 सालों का खालीपन है जिसे भरना है और मैं सब कुछ महसूस करना चाहती हूँ। मुझे किसी इंतजार में, किसी अनजाने डर में या किसी बड़े पछतावे के खतरे में नहीं पड़ना। मैं सब कुछ महसूस करना चाहती हूँ, क्योंकि क्या पता अगर कल मैं उठूं और ये सब एक सपना निकले, इस जादू की कोई एक्सपायरेशन डेट निकल आए, मेरा मौका आए और चला जाए और फिर कभी वापस ना आए। क्या पता ये हाथ फिर कभी ये गर्मी महसूस ना कर पाए। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी। मुझे एहसास भी नहीं होता कि कब मैंने खुद को उसके अंदर समेट लिया, जब तक कि मैं उसके कपड़ों की पतली कॉटन के नीचे उसके शरीर की हर एक रेखा को महसूस नहीं कर लेती। मेरे हाथ उसके शर्ट के नीचे फिसल जाते हैं और मैं उसकी रुकी हुई भारी सांसें सुनती हूँ। मैं ऊपर देखती हूँ, उसकी आंखें कसकर बंद हैं। उसके चेहरे पर ऐसा भाव है जैसे वो किसी दर्द से गुजर रहा हो। और अचानक उसके हाथ मेरे बालों में चले जाते हैं, बेसब्र, प्यासे। उसके होंठ मेरे इतने करीब कि मेरी सांसें थम जाती हैं। वो आगे झुकता है, गुरुत्वाकर्षण जैसे उसके रास्ते से हट जाता है। मेरे पैर जमीन छोड़ देते हैं। मैं उड़ रही हूँ, तैर रही हूँ, मुझे कुछ भी थामे नहीं हुए, सिर्फ ये तूफान मेरे सीने में और ये दिल जो एक बीट फिर एक बीट फिर एक बीट बहुत तेजी से धड़क रहा है। हमारे होंठ छूते हैं और मुझे लगता है मैं अभी यहीं फट जाऊंगी। वो मुझे ऐसे चूम रहा है जैसे उसने मुझे खो दिया हो और फिर से पा लिया हो, जैसे मैं उसकी पकड़ से फिसल रही हूँ और वो मुझे कभी जाने नहीं देगा। कभी कभी मैं चिल्लाना चाहती हूँ, कभी कभी मैं वहीं ढह जाना चाहती हूँ, कभी कभी मैं मरना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मरने से पहले मैंने ये जीना महसूस किया हो। ये चुंबन, ये दिल, ये मुलायम मुलायम विस्फोट
जो ऐसा महसूस कराता है जैसे मैंने सूरज का एक घूंट पी लिया हो, जैसे मैंने बादल नंबर 8, 9 और 10 को खा लिया हो। यही सब कुछ दुखा देता है। वो पीछे हटता है, वो जोर जोर से सांस ले रहा है, उसके हाथ मेरे सूट के नरम कपड़े के नीचे फिसलते हैं और वो इतना गर्म है, उसकी त्वचा इतनी गर्म है। मुझे याद भी नहीं कि मैंने ये पहले कहा था या नहीं, लेकिन मैं कुछ भी ठीक से याद नहीं कर पा रही। मैं इतनी बुरी तरह बिखरी हुई हूं कि जब वो कुछ बोलता है तो मैं पूरी तरह से समझ भी नहीं पाती। पर कुछ तो था, कुछ शब्द गहरे, भारी, मेरे कानों के बिल्कुल पास, लेकिन मैं बस कुछ टूटे फूटे अक्षर, कुछ आवाजें, कुछ अधूरे वाक्यांश ही पकड़ पाती हूँ। उसका दिल उसके सीने में इतनी जोर से धड़क रहा है जैसे हर धड़कन मेरे अंदर गिर रही हो। उसकी उंगलियां मेरे शरीर पर कुछ गुप्त संदेश लिख रही हैं। उसके हाथ मेरे सूट के चिकने रेशमी कपड़े पर फिसलते हैं, मेरी जांघों के अंदरूनी हिस्सों पर, घुटनों के पीछे से ऊपर ऊपर और ऊपर। और मैं सोचती हूँ, क्या इंसान होश में रहते हुए भी बेहोश हो सकता है? क्योंकि यही लगता है जैसे मैं हाइपरवेंटिलेट कर रही हूँ, इतनी तेजी से सांसें ले रही हूँ कि खुद को रोक नहीं पा रही। और तभी वो हमें पीछे खींचता है, अपनी पीठ को दीवार से दे मारता है, मेरी कमर पर कसकर पकड़ बनाता है, मुझे जोर से अपने शरीर से भींच लेता है। मैं हाँफती हूँ, उसके होंठ मेरी गर्दन पर है, उसकी पलकें मेरी ठुड्डी के नीचे की त्वचा को गुदगुदा रही हैं। वो कुछ कहता है, कुछ ऐसा जो मेरे नाम जैसा लगता है, और फिर वो मेरी कॉलर बोन पर ऊपर नीचे चूमता है, मेरे कंधे की गोलाई पर अपने होंठ फिराता है, और उसके होंठ, उसके हाथ, उसके होंठ मेरे शरीर की हर एक कर्व और स्लोप को तलाश रहे हैं। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा है। वो गुस्से में या शायद बेइंतहा चाहत में कुछ बुदबुदाता है और फिर रुकता है और कहता है, गॉड, तुम इतनी अच्छी लगती हो। और मेरा दिल तो जैसे मुझे छोड़कर चांद तक उड़ गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझसे ऐसा कहता है। मुझे प्यार है इस बात से कि उसे मेरा फील करना पसंद है, क्योंकि ये उन सारी बातों के उलट है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी सुनी है। काश मैं उसके इन शब्दों को अपनी जेब में रख पाती, कभी कभी बस उन्हें छूकर खुद को याद दिलाने के लिए कि हाँ, ये शब्द सच में है जूलियट। मेरी सांसें रुक सी जाती हैं। मैं मुश्किल से ऊपर देख पाती हूँ, मुश्किल से साफ देख पाती हूँ, क्योंकि मेरी नजरों के सामने बस इस पल की परफेक्शन है। लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुस्कुरा रहा है। वो ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे किसी ने उसकी मुस्कान पर सारे सितारे टांग दिए हों। वो मुझे देख रहा है, मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं उसकी पूरी दुनिया हूं, और मैं रो पड़ना चाहती हूँ। अपनी आंखें बंद करो, वो फुसफुसाता है, और मैं उस पर भरोसा करती हूँ। इसलिए मैं करती हूँ। मेरी पलकें खुद ब खुद गिर जाती हैं, और फिर वो मेरे एक पल को चूमता है, फिर दूसरे को, फिर मेरी ठुड्डी को, मेरी नाक को, मेरे माथे को, मेरी दोनों गालों को, और फिर मेरे दोनों कनपटियों को, मेरी गर्दन का हर एक इंच। और तभी वो अचानक इतनी जल्दी पीछे हटता है कि उसका सिर दीवार की रफ सतह से टकरा जाता है। कुछ चॉइस वर्ड्स उसके मुंह से निकल जाते हैं, इससे पहले कि वो खुद को रोक पाए। मैं जड़ हो जाती हूँ, चौंक जाती हूँ, और अचानक डर भी जाती हूँ। क्या हुआ? मैं फुसफुसाती हूँ, पता नहीं क्यों मैं भी धीरे बोल रही हूँ। तुम ठीक हो? एडम कोशिश करता है कि दर्द न दिखाए, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही हैं और वो इधर उधर देखने लगता है। हकलाते हुए बोलता है, सॉरी। वो अपने सिर के पीछे हाथ रखे हुए है। वो, मेरा मतलब, मैंने सोचा वो नजरें चुरा लेता है, गला साफ करता है। मुझे लगा मैंने कुछ सुना। मुझे लगा कोई अंदर आने वाला है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही। एडम का यहाँ होना अलाउड नहीं है। ओमेगा पॉइंट में लड़के और लड़कियां अलग अलग विंग्स में रहते हैं। कासल कहता है कि ये सब इसलिए है ताकि लड़कियां अपनी लिविंग स्पेस में सेफ और कंफर्टेबल महसूस कर सकें, खासकर क्योंकि हमारे कम्युनल बाथरूम्स हैं। तो ज्यादातर टाइम मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा ही है कि मुझे बूढ़े मर्दों के साथ नहाना नहीं पड़ता।
लेकिन इसका मतलब ये भी है कि एडम और मेरे लिए साथ में टाइम बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत टाइम हम चुरा भी पाते हैं उसमें भी हमेशा ये डर रहता है कि कोई हमें पकड़ ना ले। एडम दीवार के सहारे टिक कर बैठ जाता है और कराहता है। मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर को छूने की कोशिश करती हूँ। वो झट से पीछे हट जाता है। मैं फिर से जड़ हो जाती हूँ। तुम ठीक हो? हाँ। वो गहरी सांस छोड़ता है। बस मेरा मतलब, वो अपना सिर हिलाता है। मुझे नहीं पता। अपनी आवाज नीची कर लेता है, अपनी आंखें भी। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या गड़बड़ है। हे, मैं अपने उंगलियों के सिरों से उसके पेट को हल्के से छूती हूँ। उसकी शर्ट का कॉटन अब भी उसके बदन की गर्मी से गर्म है, और मुझे अपनी सारी ताकत लगानी पड़ती है खुद को रोकने के लिए, वरना मैं तो बस अपना चेहरा उसमें दबा लेती। इट्स ओके, मैं उससे कहती हूँ, तुम बस केयरफुल हो रहे थे। वो एक अजीब सा उदास सा मुस्कुराता है। मैं अपने सिर की बात नहीं कर रहा, वो कहता है। मैं उसे घूरती रह जाती हूँ। वो अपना मुंह खोलता है, फिर बंद करता है, फिर जबरदस्ती खोलता है। दिस। वो हम दोनों के बीच इशारा करता है। वो बात पूरी नहीं करता। वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम लूजिंग माई माइंड, वो कहता है, लेकिन इतनी धीमी आवाज में कि जैसे खुद को भी यकीन नहीं कि उसने सच में ये कहा है या नहीं। मैं उसे देखती हूँ और पल के झपकाती हूँ और उन शब्दों पर लड़खड़ा जाती हूँ जो मैं देख नहीं सकती, पकड़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती। वो अपना सिर हिलाता है, अपने सिर के पिछले हिस्से को जोर से पकड़ता है, और वो शर्मिंदा लग रहा है, और मैं समझ नहीं पा रही कि क्यों। एडम शर्मिंदा नहीं होता। एडम कभी शर्मिंदा नहीं होता। उसकी आवाज भारी हो जाती है जब वो आखिरकार बोलता है। मैंने बहुत लंबे वक्त तक तुम्हारे साथ होने का इंतजार किया है, वो कहता है। मैंने ये चाहा है, मैंने तुम्हें चाहा है इतने लंबे समय से, और अब सब कुछ होने के बाद। एडम, तुम क्या? मैं सो नहीं पाता, और मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, हर वक्त। और मैं, वो रुक जाता है, अपने हाथों की एड़ियों से अपना माथा दबाता है, अपनी आंखें कसकर भींच लेता है, दीवार की तरफ मुड़ जाता है ताकि मैं उसका चेहरा न देख सकूं। तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, वो कहता है। शब्द जैसे उसके अंदर से निकाले जा रहे हों कि मैंने कभी भी किसी चीज को इतनी शिद्दत से नहीं चाहा जितना तुम्हें चाहता हूं, कभी भी नहीं। क्योंकि ये मुझे भगवान की कसम, जूलियट, मैं तुम्हें चाहता हूं। उसके शब्द लड़खड़ा जाते हैं जब वो मेरी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें बहुत ज्यादा चमक रही हैं। उसके चेहरे पर भावनाओं की लहर दौड़ जाती है। उसकी नजरें मेरी बॉडी के हर हिस्से पर धीरे धीरे घूमती हैं, इतनी देर तक कि मेरे शरीर में बहते हल्के से पेट्रोल पर जैसे किसी ने माचिस से आग लगा दी हो। आई इग्नाइट। मैं सुलग उठती हूँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो सही हो, स्टडी हो, जो उसे यकीन दिलाए कि मैं उसे समझती हूँ, कि मैं भी वही चाहती हूँ, कि मैं भी उसे चाहती हूँ। लेकिन यह पल इतना चार्ज्ड और अर्जेंट महसूस हो रहा है कि आधा मन तो मेरा मान रहा है कि शायद मैं सपना देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास अब आखिरी कुछ अक्षर बचे हैं, और वो भी QS और ZS जैसे मुश्किल वाले। और मैंने अभी याद किया है कि किसी ने कभी डिक्शनरी भी बनाई थी, तभी जब वो आखिरकार अपनी नजरें मुझसे हटा लेता है। वो जोर से निकलता है, उसकी नजरें नीचे झुकी हुई। फिर से नजरें फेर लेता है। उसके एक हाथ की उंगलियां उसके बालों में फंसी हुई हैं, और दूसरा हाथ दीवार पर मुट्ठी बनाकर रखा है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, वो कहता है, उसकी आवाज फटी हुई। तुम मेरे साथ क्या कर देती हो, क्या महसूस कराती हो जब तुम मुझे छूती हो? वो कांपते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेरता है। वो जैसे हंसने वाला होता है, लेकिन उसकी सांसें इतनी भारी और बिखरी हुई हैं कि वो मेरी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। वो एक कदम पीछे हटता है, धीरे से गाली देता है अपने आप से,
अपनी मुट्ठी अपने माथे पर जोर से मारता है। जीसस, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। शिट, आई एम सॉरी। भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा। मुझे जाना चाहिए। मैं उसे रोकने की कोशिश करती हूँ, अपनी आवाज़ ढूंढने की कोशिश करती हूँ, कुछ कहने की कोशिश करती हूँ कि इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। लेकिन मैं अब इतनी नर्वस हो गई हूँ, इतनी घबराई हुई और कंफ्यूज्ड, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। मैं नहीं समझ पा रही कि वो इतना अनसर्टन क्यों महसूस कर रहा है मेरे बारे में, हमारे बारे में, हम दोनों के बारे में। मैंने तो कभी उसे रिजेक्ट नहीं किया। मैंने हमेशा उसे लेकर अपनी फीलिंग्स बहुत क्लियर रखी हैं। उसे मेरे बारे में अनश्योर महसूस करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी, और फिर भी वो मुझे इस तरह देख रहा है जैसे कुछ बहुत गलत हो गया हो। आई एम सो सॉरी, वो कहता है। मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। शिट, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना होगा। व्हाट? एडम, व्हाट हैपेंड? तुम क्या कह रहे हो? दिस वॉज अ बैड आइडिया, वो कहता है। ये बहुत गलत आइडिया था। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम बेवकूफ़ नहीं हो, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं जल्दी से कहती हूँ। वो हंसता है जोर से, लेकिन वो हंसी खोखली है। एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर ठहर जाती है, जैसे उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा हो। वो रुकता है, मेरे सिर के ठीक पीछे किसी बिंदु को घूरता रहता है। वो काफी देर तक कुछ नहीं कहता, फिर आखिरकार बोलता है। वेल, वो कहता है और कोशिश करता है थोड़ा अपबीट सुनने की। कैसल तो ऐसा नहीं सोचता। व्हाट? मैं धीरे से फुसफुसाती हूँ, चौंक कर। मुझे समझ आ जाता है कि अब हम अपने रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। या उसके हाथ अब उसकी पॉकेट्स में हैं। नो। एडम सिर हिलाता है, कंधे उचकाता है, मुझे देखता है और फिर नजरें फेर लेता है। आई डोंट नो, शायद, बट द टेस्टिंग इट्स आई मीन। मैं लगातार अपना सिर ना में हिलाती जाती हूँ। क्या उसे कुछ मिला है? एडम मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। ओह माय गॉड, मैं कहती हूँ और धीरे से फुसफुसाती हूँ, जैसे फुसफुसाने से ये सब कुछ थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये सच है, कैसल सही था। मेरी आवाज धीरे धीरे ऊंची होती जा रही है और मेरी मांसपेशियां टाइट होने लगी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा लग रहा है, जैसे डर मेरी रीढ़ से ऊपर सरक रहा हो। अगर एडम के पास भी कोई गिफ्ट है मेरी तरह, तो मुझे डरना नहीं चाहिए था। मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था कि यह सब इतना आसान नहीं हो सकता था। कास्टल का हमेशा से यही थ्योरी था कि एडम मुझसे टच कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी कोई ऐसी एनर्जी है जो उसे ऐसा करने देती है। कास्टल ने कभी नहीं माना कि एडम की इम्यूनिटी मेरी एबिलिटी से बस एक लकी कोइंसिडेंस थी। उसने हमेशा सोचा कि इसके पीछे कुछ बड़ा है, कुछ साइंटिफिक, कुछ ज्यादा स्पेसिफिक। मैं हमेशा ये मानना चाहती थी कि शायद मैं बस लकी थी, और एडम भी जानना चाहता था। वो भी शुरुआत में बहुत एक्साइटेड था इस बारे में जानने के लिए, लेकिन जब से उसने कास्टल के साथ टेस्टिंग शुरू की, एडम इस बारे में बात करना ही बंद कर दिया। वो बस छोटे छोटे अपडेट्स देता था, बस जितना जरूरी था उतना। उसका एक्साइटमेंट बहुत जल्दी खत्म हो गया था। कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल है। वी डोंट नो एनीथिंग कंक्लूसिव, एडम मुझसे कहता है, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि वो कुछ छुपा रहा है। मुझे अभी कुछ और सेशंस करने हैं। कैस्टल कहता है कि उसे कुछ और चीजों को एग्जामिन करना है। एडम जिस तरह से ये बातें बोल रहा है, उसका मैकेनिकल तरीका मुझसे छुप नहीं पाता। कुछ सही नहीं है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अब तक ये नोटिस क्यों नहीं किया। अब समझ आ रहा है, असल में मैं नोटिस करना ही नहीं चाहती थी। मैं खुद से ये एडमिट ही नहीं करना चाहती थी कि एडम अब पहले से ज्यादा थका हुआ, ज्यादा परेशान और ज्यादा टेंस दिख रहा है। उसके कंधों पर एंग्जाइटी ने अपना घर बना लिया है। एडम, डोंट वरी अबाउट मी, वो कहता है। उसके शब्द कठोर नहीं है, लेकिन उसकी आवाज में एक अर्जेंसी छुपी है,
जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकती, और वो मुझे अपनी बाहों में खींच लेता है इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती। उसकी उंगलियां मेरे सूट की जिप चढ़ाने लगती हैं। आई एम फाइन, वो कहता है। सच में, मुझे बस ये जानना है कि तुम ठीक हो। अगर तुम यहाँ ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। सब कुछ ठीक है। उसकी सांस अटकती है। ओके, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे पर जो शेकी सी मुस्कान है वो मेरी धड़कनों को भी जैसे भूलने पर मजबूर कर देती है कि उन्हें धड़कना है। ओके। मुझे अपनी आवाज ढूंढने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, हाँ, पर तभी दरवाजा खुलता है और सोनिया और सैरा कमरे के अंदर आधा आ चुकी होती है जब वो अचानक रुक जाती है। उनकी नजरें हम दोनों के एक दूसरे में लिपटे हुए शरीर पर टिक जाती हैं। ओह, सैरा कहती है। सोनिया नीचे देखने लगती है। एडम गुस्से में कुछ बड़बड़ाता है। हम बाद में आ सकते हैं, ट्विंस एक साथ कहती हैं। वे दरवाजे से बाहर जा रही होती हैं जब मैं उन्हें रोक लेती हूँ। मैं उन्हें उनके खुद के कमरे से बाहर नहीं धकेल सकती। मैं उनसे कहती हूँ कि वो ना जाएं। वो मुझसे पूछती हैं कि क्या मैं यकीन हूँ। मैं एक नज़र एडम के चेहरे पर डालती हूँ और जानती हूँ कि मैं हमारे साथ बिताए गए समय के 1 मिनट को भी छोड़ने पर पछताऊंगी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं अपनी रूममेट्स का फायदा नहीं उठा सकती। यह उनका निजी स्थान है और अब लाइट्स आउट का समय करीब है। वो गलियारों में नहीं घूम सकती। एडम अब मुझसे नहीं देख रहा, लेकिन वो मुझे जाने भी नहीं दे रहा। मैं आगे झुकती हूँ और उसके दिल पर हल्का सा किस छोड़ देती हूँ। वो आखिरकार मेरी आंखों में देखता है, एक छोटी दर्द भरी मुस्कान देता है। आई लव यू, मैं उसे धीरे से कहती हूँ ताकि सिर्फ वो ही मुझे सुन सके। वो एक छोटा आसमान सांस छोड़ता है। यू हैव नो आइडिया, वो फुसफुसाता है और अपने आप को मुझसे अलग कर लेता है। एक हील पर घुमा और दरवाजे से बाहर निकल जाता है। मेरा दिल मेरी गले में धड़क रहा है। लड़कियां मुझे घूर रही हैं, चिंतित। सोनिया बोलने वाली थी, लेकिन तभी एक स्विच, एक क्लिक, एक फ्लिकर और लाइट्स बंद हो जाती हैं। चैप्टर 4। सपने वापस आ गए हैं। वो मुझे कुछ समय के लिए छोड़ गए थे। उस समय के थोड़े बाद जब मुझे वार्नर के साथ बेस पर नए सिरे से कैद किया गया था, मैंने सोचा था कि मैंने वो पक्षी खो दिया। सफेद पक्षी जिसके सिर पर सोने की धारियों वाला मुकुट था। वो मेरे सपनों में आता था, मजबूती से उड़ता हुआ, सहजता से बहता हुआ, जैसे उसे सब कुछ बेहतर पता हो, जैसे उसके पास ऐसे राज हों जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जैसे वो मुझे कहीं सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रहा हो। वो पागल खाने की कड़वी अंधेरी दुनिया में मेरी एकमात्र आशा था। बस जब तक कि मैं उस पक्षी के जुड़वां को एडम की छाती पर गोदे हुए नहीं देख लेती। ऐसा लगा जैसे वो मेरे सपनों से उड़कर सीधा उसके दिल पर आकर बैठ गया हो। मैंने सोचा ये कोई संकेत है, एक संदेश कि अब मैं सुरक्षित हूं, कि मैं उड़ चुकी हूं और आखिरकार मुझे शांति मिल गई है, एक पनाह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उस पक्षी को दोबारा देखूंगी, लेकिन अब वो वापस आ गया है और बिल्कुल वैसा ही दिखता है। वही सफेद पक्षी, वही नीला आसमान, वही पीला मुकुट। बस इस बार वो जमी हुई हालत में है। ऐसा लग रहा है कि वो पंख फड़फड़ा रहा है, लेकिन एक अदृश्य पिंजरे में फंस गया है, जैसे उसे हमेशा के लिए एक ही हरकत दोहराने के लिए मजबूर किया गया हो। वो पक्षी उड़ता हुआ लगता है, वो हवा में है, उसके पंख काम कर रहे हैं। ऐसा दिखता है जैसे वो खुले आसमान में उड़ने के लिए आजाद है, लेकिन वो फंसा हुआ है, न ऊपर उड़ पा रहा है न नीचे गिर पा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से मैं हर रात वही सपना देख रही हूँ और इन 7 सुबहों में मैं कांपते हुए उठती हूँ। धरती की सर्द और नम हवा में हाँफती हूँ, अपने सीने में बजती धड़कनों को संभालने की कोशिश करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ कि इसका मतलब क्या है। मैं बिस्तर से बाहर रेंगती हूँ और वही सूट पहनती हूँ जो मैं हर दिन पहनती हूँ, जो अब मेरे पास इकलौता कपड़ा बचा है। वो बैंगनी रंग का सबसे गहरा शेड है, इतना गहरा कि लगभग काला लगता है। हल्की सी चमक है, रोशनी में थोड़ी सी झिलमिलाहट। ये एक ही पीस है, गले से कलाई तक और टखनों तक।
ये एकदम फिट बैठता है बिना तंग हुए। मुझे इस पोशाक में चलना किसी जिम्नास्ट की तरह लगता है। मेरे पास स्प्रिंग वाले चमड़े के टखनों तक आने वाले बूट हैं जो मेरे पैरों के आकार में ढल जाते हैं और फर्श पर चलते समय मुझे बिल्कुल बेआवाज बना देते हैं। मेरे पास काले चमड़े के दस्ताने हैं जो मुझे ऐसी चीज़ों को छूने से रोकते हैं जिन्हें मुझे नहीं छूना चाहिए। सोनिया और सैरा ने मुझे अपने एक हेयर टाई उधार दी थी और वर्षों में पहली बार मैं अपने बालों को चेहरे से पीछे बांध पाई हूँ। मैं इन्हें एक हाई पोनीटेल में पहनती हूँ और मैंने सीखा है कि खुद को बिना किसी की मदद के जिप करना कैसे होता है। ये सूट मुझे असाधारण महसूस कराता है, ये मुझे अजय महसूस कराता है। ये कैसल की तरफ से एक तोहफा था। उसने इसे मेरे ओमेगा पॉइंट पहुंचने से पहले ही मेरे लिए खास तौर पर बनवाया था। उसे लगा कि शायद मुझे आखिरकार ऐसा कोई पोशाक पहनना अच्छा लगेगा जो मुझे खुद से और दूसरों से सुरक्षित रखे और साथ ही साथ मुझे ये विकल्प भी दे कि अगर मैं चाहूं या ज़रूरत हो तो दूसरों को चोट भी पहुंचा सकूं। ये सूट किसी खास किस्म की सामग्री से बना है जो गर्मी में मुझे ठंडा और सर्दी में मुझे गर्म रखता है। अब तक तो ये एकदम परफेक्ट रहा है। अब तक मैं अकेले नाश्ते के लिए जाती हूँ। सोनिया और सैरा हर बार मेरे जागने से पहले ही जा चुकी होती है। मेडिकल विंग में उनका काम कभी खत्म नहीं होता। वो न सिर्फ घायलों को ठीक करने में सक्षम है बल्कि वो अपना पूरा दिन एंटीडोट्स और मरहम तैयार करने में लगाती हैं। एक बार जब हमने बातचीत की थी, सोनिया ने मुझे बताया था कि कैसे कुछ एनर्जीज बहुत ज्यादा मेहनत करने पर खत्म हो सकती है। कैसे हम अपने शरीर को इतना थका सकते हैं कि वो टूट जाए। लड़कियां कहती हैं कि वो ऐसी दवाइयां बनाना चाहती हैं जो उस स्थिति में काम आए जब बहुत सारे घायल हों और उन्हें एक साथ ठीक न किया जा सके। आखिरकार वो सिर्फ 2 ही लोग हैं और युद्ध अब जैसे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जब मैं डाइनिंग हॉल में दाखिल होती हूँ तो सिर अब भी मेरी ओर घूमते हैं। मैं एक तमाशा हूँ, एक विचित्रता हूँ औरों के बीच में जो पहले से ही असामान्य है। अब तक मुझे इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। इन तमाम वर्षों के बाद मुझे और सख्त हो जाना चाहिए था, कठोर, दूसरों की राय से बेअसर। मुझे बहुत कुछ होना चाहिए था। मैं अपनी आंखें साफ करती हूँ, अपने हाथों को बगल में रखती हूँ और ऐसा दिखावा करती हूँ जैसे मैं किसी भी चीज से आंख मिलाने में असमर्थ हूँ सिवाय उस जगह के, उस दीवार पर पड़े छोटे से निशान के जो उस जगह से 50 फीट दूर है जहां मैं खड़ी हूं। मैं दिखावा करती हूं कि मैं सिर्फ एक नंबर हूं। चेहरे पर कोई भाव नहीं, होंठ पूरी तरह शांत, पीठ सीधी, हाथ ढीले। मैं एक रोबोट हूं, एक भूत हूं जो भीड़ के बीच से फिसलती जा रही है। 6 कदम आगे, 15 टेबल पार करने हैं, 42, 43, 44 सेकंड और गिनती जारी है। मैं डरी हुई हूं, मैं डरी हुई हूं, मैं डरी हुई हूं, मैं मजबूत हूं। यहाँ खाना दिन में केवल 3 बार परोसा जाता है। नाश्ता सुबह 7 से 8 बजे तक, दोपहर का खाना दोपहर 12 से 1 बजे तक और रात का खाना शाम 5 से 7 बजे तक। रात के खाने का समय 1 घंटा ज्यादा होता है क्योंकि यह दिन के अंत में होता है। यह हमारे लिए एक इनाम जैसा होता है, मेहनत करने के बाद का इनाम। लेकिन खाने के समय को कोई आलीशान शानदार अनुभव मत समझो। यहाँ का अनुभव वार्नर के साथ डिनर करने से बिल्कुल अलग है। यहाँ हम बस एक लंबी लाइन में खड़े होते हैं, पहले से भरे हुए कटोरे उठाते हैं और खाने की जगह की ओर बढ़ते हैं जो बस कुछ आयताकार टेबलों की एक सीधी लाइन होती है जो कमरे में बराबर बराबर दूरी पर सजी होती है। कुछ भी फालतू नहीं ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। मैं एडम को लाइन में खड़े हुए देखती हूँ और उसकी ओर बढ़ती हूँ। 68, 69, 70 सेकंड और गिनती जारी है। हसीना, कुछ ढेला सा मेरी पीठ पर लगता है, जमीन पर गिर जाता है। मैं पीछे मुड़ती हूँ और 43 चेहरे की मांसपेशियों से उभरती शिकन के साथ देखती हूँ। फिर मैं उसे देखती हूँ। केंजी, बड़ी आसान सी मुस्कान, आंखें ऑनिक्स जैसे गहरे रंग की, बाल उससे भी ज्यादा गहरे, तेज, एकदम सीधे
और आंखों में गिरते हुए। उसकी चबड़े की हड्डी में हरकत है और होंठ भी हल्के हल्के हिल रहे हैं और उसके गालों की धारियां एक ऐसी मुस्कान में खिंच रही हैं जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं अपने बालों में टॉयलेट पेपर लेकर घूम रही हूँ, और मैं सोचने लगती हूँ कि मैंने अब तक उसके साथ समय क्यों नहीं बिताया जबकि हम यहाँ साथ आए थे। उसने तकनीकी तौर पर मेरी जान बचाई थी, एडम की भी, जेम्स की भी। केंजी झुकता है और जमीन से एक मसूसी हुई मौजों की गेंद उठाता है, उसे हाथ में तौलता है जैसे दोबारा मुझ पर फेंकने का मन बना रहा हो। किधर जा रही हो? वो कहता है। मैंने तो सोचा था तुम यही मुझसे मिलने वाली हो। कास्टल ने कहा था तुम मौजों की जोड़ी लेकर यहाँ क्यों आए हो? मैं उसकी बात काट देती हूँ। लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। वो बस एक पल के लिए रुकता है, फिर आंखें घुमाता है, मेरे पास आकर खड़ा होता है, मेरी पोनीटेल खींचता है। मैं तुमसे मिलने में लेट हो गया था महारानी साहिबा, मुझे मौजे पहनने का टाइम नहीं मिला। वो अपने हाथ में पकड़े मौजों और पैरों में पहने जूतों की ओर इशारा करता है। ये बहुत गंदा है। तुम्हारा मुझे पसंद करने का तरीका बहुत अजीब है, पता है? मैं अपना सिर हिलाती हूँ, अपनी मुस्कान को छिपाने की कोशिश करती हूँ। केंजी एक चलता फिरता विरोधाभास है, एकदम गंभीर व्यक्ति और 12 साल का किशोर लड़का एक ही शरीर में बसा हुआ। लेकिन मैं भूल गई थी कि उसके पास रहकर सांस लेना कितना आसान लगता है, उसके पास होते हुए हंसना कितना स्वाभाविक लगता है। तो मैं चलते रहती हूँ और कुछ कहती नहीं, लेकिन मेरे होंठों पर अब भी एक मुस्कान है जो जबरदस्ती उभरने की कोशिश कर रही है। जैसे ही मैं ट्रे उठाकर किचन के भीतर की ओर बढ़ती हूँ, केंजी मेरे ठीक आधे कदम पीछे चलता आ रहा है। तो आज हम साथ काम कर रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या? तुम बस यूं ही मेरे पास से गुजर जाती हो, एक हेलो भी नहीं कहती। वो मौजों को अपने सीने से लगाता है। मैं तो टूट गया हूं अंदर से। मैंने तुम्हारे लिए टेबल तक रिजर्व की थी। मैं उसकी ओर एक नजर डालती हूँ, चलते रहती हूँ। वो मेरी चाल से मेल खाता है। मैं सीरियस हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना अजीब लगता है जब कोई तुम्हें इग्नोर कर दे और तुम ऐसे खड़े रह जाओ जैसे कोई बेवकूफ, हाथ हिलाते हुए, और फिर लोगों को समझाते फिरो। नहीं, सच में मैं उस लड़की को जानता हूं और कोई मान ही ना। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं किचन के बीच में रुक जाती हूँ, घूमकर उसकी ओर देखती हूँ। मेरा चेहरा हैरानी से भर जाता है। तुमने इन 2 हफ्तों में मुश्किल से एक बार मुझसे बात की है। मैं अब तो तुम्हें नोटिस भी नहीं करती। ओके, रुको जरा, वो कहता है मेरी राह रोकते हुए। हम दोनों जानते हैं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुमने सब, वो अपने ऊपर इशारा करता है, को नोटिस ना किया हो। तो अगर तुम मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश कर रही हो तो मैं पहले ही बता दूं, ये मुझ पर काम नहीं करेगा। क्या? मैं भौहें चढ़ाती हूँ। तुम कह क्या रहे हो? तुम मुझसे हार्ड टू गेट वाला खेल नहीं खेल सकती बच्ची। वो अपनी भौं उठाता है। मैं तो तुम्हें छू भी नहीं सकता। हार्ड टू गेट को ही एक नई परिभाषा दे दी है तुमने, अगर तुम समझ पा रही हो मेरा मतलब। हे भगवान, मैं होंठ हिलाकर कहती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, सिर हिलाती हूँ। तुम पागल हो। वो घुटनों के बल गिर जाता है। तुम्हारे मीठे प्यारे प्यार के लिए मैं पागल हो चुका हूँ केंजी। मैं अपनी नजरें ऊपर नहीं उठा सकती क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने आसपास देखा तो और ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। लेकिन मैं पूरी तरह चाहती हूँ कि वो बोलना बंद कर दे। हमारे बीच हमेशा एक कमरा भर की दूरी रहे। मुझे पता है वो मजाक कर रहा है, लेकिन शायद कमरे में मैं ही अकेली हूं जो ये जानती है। क्या? उसका गूंजता हुआ स्वर पूरे कमरे में फैल जाता है। क्या मेरा प्यार तुम्हें शर्मिंदा करता है? प्लीज प्लीज उठ जाओ और अपनी आवाज धीमी करो। कतई नहीं। क्यों नहीं? अब मैं गिड़गिड़ा रही हूं क्योंकि अगर मैंने अपनी आवाज धीमी की तो मैं खुद को बोलते हुए नहीं सुन पाऊंगा, और यही, वो कहता है, मेरी सबसे पसंदीदा चीज है।
मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही हूँ। मुझे ठुकराओ मत जूलियट, मैं एक तन्हा इंसान हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। अब उसकी आवाज़ और भी ज्यादा तेज है। उसके हाथों की उदास नाटकीय हरकतें लगभग मुझे छू जाती हैं जैसे ही मैं घबरा कर पीछे हटती हूँ। लेकिन फिर मुझे एहसास होता है सब लोग उसे देख रहे हैं, मनोरंजन ले रहे हैं। मैं मुश्किल से एक बनावटी मुस्कान बना पाती हूँ जैसे ही मैं कमरे में नजर दौड़ाती हूँ, और मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि अब कोई मुझे नहीं देख रहा। सबके सब मुस्कुरा रहे हैं जैसे केंजी की हरकतों के आदी हो चुके हों। उसे एक तरह की चाहत और किसी और एहसास के साथ घूर रहे हैं। एडम भी देख रहा है। वो अपने हाथों में ट्रे लिए खड़ा है। उसका सिर थोड़ा तिरछा है और उसकी आंखों में उलझन भरी हैरानी है। हमारी नजरें मिलती हैं तो वो हल्की सी चिचकी हुई मुस्कान देता है। मैं उसकी ओर बढ़ती हूँ। अरे रुको जरा बच्ची। केंजी उछलकर मेरी बांह पकड़ लेता है। तुम जानती हो मैं बस मजाक कर रहा था। वो मेरी नजरें एडम की ओर जाती देखता है और फिर अपने माथे पर हाथ मारता है। अरे हाँ, मैं कैसे भूल गया, तुम तो मेरे रूममेट से प्यार करती हो। मैं उसकी तरफ घूमती हूँ। सुनो, मैं वाकई आभारी हूं कि अब तुम मेरी ट्रेनिंग में मदद करने वाले हो। सच में शुक्रिया। लेकिन तुम यूं झूठा इश्क जताते हुए सबके सामने चिल्ला नहीं सकते, खास तौर पर एडम के सामने। और तुम्हें मुझे यह कमरा पार करने देना होगा क्योंकि नाश्ते का टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है? मैं उसे मुश्किल से देख पाती हूँ। केंजी धीरे धीरे सिर हिलाता है, थोड़ा गंभीर सा दिखता है। तुम सही कह रही हो, माफ करना, मैं समझ गया। थैंक यू। एडम हमारे प्यार से जलता है। बस जाओ, अपना खाना ले आओ। मैं उसे जोर से धक्का देती हूँ, एक झुंझलाहट भरी हंसी को मुश्किल से रोकते हुए। केंजी यहाँ के उन चंद लोगों में से एक है, एडम को छोड़कर, जो मुझसे छूने से डरता नहीं। सच तो ये है कि जब मैं ये सूट पहनती हूँ तो किसी को मुझसे डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब मैं खाना खाती हूँ तो अक्सर अपने दस्ताने उतार देती हूँ और मेरी खतरनाक छवि हमेशा मुझसे 5 कदम आगे चलती है। लोग मुझसे दूर रहते हैं और भले ही मैंने एक बार गलती से केंजी पर हमला कर दिया था, फिर भी वो नहीं डरता। मुझे लगता है उसे गिराने के लिए ब्रह्मांड भर की कोई बुरी चीज भी कम पड़ जाएगी। मैं उसकी इस बात की बहुत इज्जत करती हूँ। एडम ज्यादा कुछ नहीं कहता जब हम मिलते हैं। उसे सिर्फ है ये कहना होता है क्योंकि उसके होठों का एक किनारा ऊपर उठता है और मैं देख सकती हूँ कि वो थोड़ा और सीधा खड़ा हो गया है, थोड़ा और तन गया है, थोड़ा और बेचैन हो गया है। और मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं उसकी आंखों में लिखी किताब जरूर पढ़ सकती हूँ। जिस तरह से वो मुझे देखता है, उसकी आंखों में अब एक गहरी थकान है जो मुझे परेशान करती है। लेकिन उसकी नजर अब भी इतनी कोमल, इतनी ध्यानपूर्ण, इतनी भावनाओं से भरी हुई है कि जब मैं उसके पास होती हूँ तो खुद को उसके बाहों में जाने से रोक नहीं पाती। मैं उसे सबसे साधारण चीजें करते हुए भी देखती रहती हूँ, जैसे कि वजन बदलना, ट्रे उठाना, किसी को गुड मॉर्निंग कहना, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका शरीर कैसे चलता है। मेरे पास उसके साथ बहुत कम पल होते हैं, इसलिए मेरा सीना हमेशा कसकर भरा रहता है। मेरा दिल बेहद बेकाबू धड़कता है। वो मुझे हमेशा बेबुनियाद होने का मन करवा देता है। वो मेरी उंगलियां कभी नहीं छोड़ता। तुम ठीक हो? मैं उससे पूछती हूँ, अब भी रात की बातें याद करके थोड़ी बेचैनी महसूस करते हुए। वो सिर हिलाता है, मुस्कुराने की कोशिश करता है। हाँ, मैं गला साफ करता है, एक गहरी सांस लेता है, नजरें फेर लेता है। हाँ, सॉरी पिछली रात के लिए, मैं शायद थोड़ा घबरा गया था। लेकिन किस बात से? मैं पूछती हूँ। वो मेरे कंधे के पीछे देख रहा है, भौहें सिकुड़ी हुई हैं। एडम, हाँ, तुम घबराए हुए क्यों थे? अब उसकी नजरें मेरी आंखों से टकराती हैं, चौड़ी, गोल, घबराई हुई। क्या? कुछ नहीं। मैं समझ नहीं रही, तुम दोनों को इतनी देर क्यों लग रही है?
मैं तुरंत घूमती हूँ। केंजी ठीक मेरे पीछे खड़ा है। उसकी ट्रे पर इतना सारा खाना रखा है कि मुझे हैरानी हो रही है कि किसी ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। जरूर उसने कुक्स को मना लिया होगा ज्यादा देने के लिए। तो फिर केंजी घूर रहा है, पलके तक नहीं झपका रहा, हमारे जवाब का इंतजार कर रहा है। आखिरकार वो सिर झटका देता है, जैसे कह रहा हो चलो मेरे पीछे, और फिर आगे बढ़ जाता है। एडम एक गहरी सांस छोड़ता है, इतना बिखरा हुआ, इतना अनमना कि मैं तय कर लेती हूँ कि पिछली रात की बात अभी छोड़ देती हूँ। जल्द बात करेंगे। मैं जानती हूँ कि ये कुछ नहीं है। मैं यकीन से कह सकती हूँ ये कुछ भी नहीं है। हम बात करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा।